हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक और इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डिस्कस करेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद हो, यानी ऐसा प्लास्टिक जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना करे, उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पार्ट 6, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और पर्यावरण। व्हेन यू गो टू द मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। जब कभी भी हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, आपने जो भी देखा होगा, मोस्टली 90% जो आर्टिकल्स हैं, जो भी फूड आइटम्स हैं या अन्य कोई आर्टिकल्स हैं, तो प्लास्टिक के रैपर में ही बंद किए हुए रहते हैं। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली plastic finds its way in the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? फिर हम प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक का जो निस्तारण है वो एक बड़ी समस्या है, एक प्रधान समस्या है, मेजर प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या है। क्यों? इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. देखो, ऐसा पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा अपघटित किए जाते हैं। आपको पता होगा प्रकृति में कुछ जीवाणु होते हैं, नेचर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो फूड मटेरियल्स है या वेस्टेज है या कोई भी पदार्थ है उस पर रिएक्ट होते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह के जो पॉलीमर होता है, प्लास्टिक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण के अंतर्गत उसको रखा जाता है। मटेरियल व्हिच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, ठीक है, सिंपली डिकम्पोज, सरलता से विघटित नहीं किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर उसको प्लेस किया जाता है। तो हमारे पास दो सब्सटेंस हो गए। एक क्या होगा हमारे पास? बायोडिग्रेडेबल, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। और जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जाता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, यानी जैव अनिम्नीकरण के अंदर उसको हम रखते हैं। टेबल 3.3 एनसीईआरटी में दी गई टेबल है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है? टर्म्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको कितने लंबे समय के बाद उसको डिकम्पोज किया जाता है या डिकम्पोज किया भी जाता है या नहीं किया जाता, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ वेस्टेज, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजेनरेट, नेचर ऑफ मटेरियल, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एक्सेट्रा। सब्जी और फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन जो आदि इत्यादि है, वो कितना समय लेता है डिकम्पोज होने में, या उसको कितने लंबे समय के बाद उसको दूसरे रूप में, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा उसको डिकम्पोज करके दूसरे पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट टाइम कितना है? 1 to 2 वीक, यानी 1 से 2 सप्ताह के अंतर्गत ये जो कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से? वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, या बचा हुआ भोजन के जो पार्टिकल्स हैं या बचा हुआ भोजन जो है, उसको 1 से 2 सप्ताह के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। तो दिस इज नेचर ऑफ मटेरियल क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण के अंदर इसको हम रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है पेपर। इसको 10 से 30 डेज, यानी 10 to 30 डेज के अंतर्गत इसको डिकम्पोज किया जा सकता है। ये भी क्या है? अपने आप में बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण के अंदर इसको रख सकते हैं। कॉटन क्लॉथ, 2 से 5 महीने का समय लगता है इसको पूरी तरह डिकम्पोज होने में। आपने कॉटन के क्लॉथ लिए, उसको पहना, पहनने के बाद वो फट गया, फटने के बाद आप क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट में फेंक देंगे, ठीक है, कहीं पर बारिश वारिश में या फिर जो भी है, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में, ना कि क्या कहते हैं घर के अंदर की बात नहीं हो रही है, ओपन एटमॉस्फेयर में वैसे आप इसको फेंक देंगे तो कितना 2 से 5 महीने के अंतर्गत ये कंपोनेंट पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा।
तो ये भी क्या अपने में बायोडिग्रेडेबल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस पर इफेक्ट डाला जाएगा। अगला है हमारे पास वुडन सब्सटेंसेस, लकड़ी। तो ये 10 से 15 साल के अंतर्गत डिकम्पोज किया जाएगा। यानी वुडन लॉग पड़ा हुआ है, ठीक है, वुडन लॉग को आप लंबे समय तक वैसे ही रखेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो फैक्टर्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो सब उस मटेरियल पर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे और धीरे धीरे करके उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल के अंदर इसको रखा जाता है। वुलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर, लगभग 1 साल के अंदर ये भी खत्म हो जाता है। तो ये भी क्या अपने आप में बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ठीक है, कुछ हमारे पास धातुएं हैं, तो वो लगभग 100 से 500 साल के अंतर्गत इसको डिकम्पोज किया जाता है। तो 100 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घरों में कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो आपके परदादा से लेकर होंगे, परदादा होंगे, दादा होंगे, माता पिता होंगे, आप तक हैं, आपके बाद आने वाली जो नेक्स्ट फैमिली है, तो तब तक भी वो बर्तन बचे हुए रहेंगे। तो इसको बहुत लंबे समय तक भी ये बर्तन चल सकते हैं। तो 100 to 500 ईयर्स, ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर इसको रखा जाता है। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, इसमें भी क्या होता है, कई वर्ष लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। तो ये भी क्या अपने आप में नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण ऐसे देखे, दो बैक्टीरिया यानी जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उन पदार्थों को डिकम्पोज कर देते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एक टेबल बनी हुई थी। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हमने देखा कि प्लास्टिक की जो आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कई वर्षों के बाद भी डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो इको फ्रेंडली नहीं है, मतलब हमारे लिए पर्यावरण के लिए, मतलब पर्यावरण के लिए फ्रेंडली नहीं है। इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यह वातावरणीय प्रदूषण को बढ़ावा देता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डस नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजली। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर यानी सिंथेटिक प्लास्टिक या संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, बहुत लंबे टाइम टेकिंग है, और प्रक्रम में पूरी तरह जलता भी नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह डस नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजली, आसानी से पूरी तरह जलता भी नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब वे जलाते हैं तो ये बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करता है, स्मोक निकालता है, धुआं पॉइजनस गैसें निकालता है, फ्यूम्स निकालता है, जो वातावरण को क्या करते हैं, नुकसान, ठीक है। एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस समस्या का निदान कैसे किया जाए या इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना भी संभव हो सके हमें प्लास्टिक का उपयोग से बचना चाहिए, या हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो आपको कॉटन और जूट के बैग का उपयोग करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। आपको घरों में या जहाँ पर भी आप कहीं बाहर हैं, तो आपको जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं और जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है, एक जैव निम्नीकरणीय होगा और एक जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को या वेस्टेज को आपको अलग अलग करके इकट्ठा करना चाहिए और उनका अलग अलग निस्तारण डिस्पोज्ड करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, यू कैन सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। यह आपको अपने घरों में भी करना चाहिए और यही तरीके आपको किसी दूसरे को भी सजेस्ट करना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक या अन्य जो इस तरह के जो मटेरियल उनको कैसे फेंकना चाहिए, तो आपको उनको सजेस्ट करना चाहिए कि इसको अच्छी तरीके से पहले तो जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है या जो मटेरियल है या जो पदार्थ है उनको अलग अलग कर लेना चाहिए और उनको उसी के हिसाब से डिकम्पोज या डिस्पोज्ड करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्टेज। सबसे बढ़िया तो यह है कि आप जो भी प्लास्टिक की जो मटेरियल्स हैं उनको रिसाइकिल कर लें, उनका दोबारा चक्रित कर लें। मोस्ट ऑफ द थर्मोस प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड।
बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। आपको याद होगा हमने दो तरह के पॉलीमर प्लास्टिक पढ़े थे, एक प्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक था जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी इसको टेम्परेचर देंगे तो ये दोबारा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या एग्जाम्पल क्या थे, पॉलीथीन और पॉलीइथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर इसको हमने स्टडी किया था। तो इसको हम आसानी से रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो आप इनसे बने हुए आर्टिकल्स की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. जब इनको रिसाइकिल किया जाता है तो इसमें कुछ रंगीन कंपोनेंट्स, रंगीन पदार्थ को भी मिलाया जाता है। मतलब किस तरह का प्लास्टिक चाहिए तो वो कलरिंग एजेंट आप वहाँ पर मिक्स कर लेंगे। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, यह किसके लिए किया जाता है, इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक उत्तरदायी नागरिक, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपको 4R जो प्रिंसिपल है उसको याद रखना चाहिए। 4R का सिद्धांत है ना, क्या क्या है, रिड्यूस कम करना, उपयोग कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करिए, रिसाइकिल पुनः चक्रित करिए, रिकवर पुनः प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो 4R सिस्टम, पहले 4R आया, तो से क्या 3R 4R। तो आपको इन जो प्रिंसिपल है 4R सिस्टम जो है उसको यूज करना चाहिए। क्या कहा हमने, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, इस प्रकार की आदतें विकसित करनी चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, पर्यावरण हितैषी है। कहने का अर्थ यह है। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेरा देखा जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा जाती हैं या खा रही हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? देखो, गाय भैंसों को पता है कि पॉलीथीन है, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, उनको कुछ पता नहीं है। तो आपको उनको पहले ही कहा गया कि आपको जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको अलग कर देना चाहिए। जो उसमें फूड स्टफ्स है, जो बचा हुआ खाना है, उसको आपको दूसरे तरीके से रख देना चाहिए ताकि उसको आसानी से खा सकें। गाय भैंसों के पेट में कोई भी पॉलीथीन नहीं जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या कहना है, इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेज। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु जो होते हैं पॉलीथीन बैग को भी खा जाते हैं, खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आपने इसके परिणाम के बारे में कभी कल्पना की। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेज, क्या आपने इसके परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचा। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स or forms a lining in their stomach and can be the causes of their death. प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं, आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ठीक, तो प्लास्टिक क्या इतनी ज़्यादा हार्म्स है जो उन पशुओं के लिए, गाय भैंसों के लिए क्या नुकसानदेह है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली thrown here and there are responsible for clogging the drains too. लापरवाही से, केयरलेसली तो लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को भी रोक देते हैं। clogging the drains too. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in the park or picnic places. Should we not think twice before doing so? कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाई देते हैं, जैसे बिस्किट के पैकेट हो गए, चिप्स के पैकेट हो गए या अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर हो गए, उनको रोड पर या जहाँ पर हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो पिकनिक स्पॉट पर, ठीक है, या जो भी हमारे पास क्या है उद्यान है, उन स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public place clean and free of plastic? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे।
ठीक है। तो आपको सजेस्ट करना चाहिए, या बच्चे जो भी छोटे बच्चे हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि जो भी प्लास्टिक के बैग्स हैं, रैपर्स हैं, उनको आपको जो डस्टबिन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डस्टबिन होते हैं, देखो आपने देखा होगा सड़कों में कुछ जो डस्टबिन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लिखा रहता है, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक भी लिखा रहता है कहीं पर, या बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डस्टबिन है उसमें सेपरेटली कूड़े को अलग कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से उसको अच्छे तरीके, जहाँ पर उसका कोई भी नुकसान हो तो वहाँ पर डंप करना चाहिए। फाइबर वाइज रेशा विवेक, फाइबर वाइज का हिंदी अर्थ क्या है? रेशा विवेक। यानी रेशा विवेक में आप क्या किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, उनसे क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डू नॉट थ्रू प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में या सड़क पर नहीं फेंकिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, आप जब भी मार्केट जाएं, शॉपिंग करने ले जा रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने साथ जूट या कॉटन रेशे का या फिर जूट का कैरी बैग ले जाना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, जैसे कि यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग आपको कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक के स्थान पर यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, आपको प्लास्टिक बैग की तुलना में आपको स्टील के लंच बॉक्स का उपयोग करना चाहिए, जिसमें क्या होगा, आपको खाना भी अच्छा टेस्ट लगेगा और आपके लिए बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक का क्या उपयोग है और उसके मिनिमाइजेशन कैसे किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।